नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज लेका झोंका 2013 का खास बात करेंगे विदेश नीति पर और उसमें आए तमाम तरह के उतार चढ़ाव पर। हालांकि साल के आखिर में देश के सामने विदेश नीति के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती आई देवयानी खोबरागड़े के तौर पर उनका मामला आया सामने। अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि यह मामला पूरी तरीके से सुलझ गया है। इससे पहले हमने देखा श्रीलंका में जो बैठक हो रही थी चोगम की, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री के जाने को लेकर जिस तरह का धर्म संकट था उसने भी एक तरह का कंफ्यूजन पैदा किया। या फिर चीनी फौजियों के जरिए भारत की सरजमीन पर टेंट बना लेना, मुश्किलें सिर्फ जिद्दी पड़ोसियों देशों के जरिए ही पैदा नहीं की गई भारत के सामने, बल्कि खुद देश के अंदर राज्य सरकारों ने भी कई बार केंद्र सरकार को राज्यों के दबाव के आगे झुकते भी हमने देखा केंद्र सरकार को। यह साल पूरा किस तरह से रहा विदेश नीति के मद्देनजर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती, जो कि कई राज्यों में एम्बेसडर रह चुके हैं, राजदूत रह चुके हैं भारत के पड़ोसी देशों के अलावा भी। और इसके अलावा मेरे साथ हैं कमल मित्र चुनॉय, प्रोफेसर जेएनयू में, सुशांत सरीन है स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं, और ज्योति मल्होत्रा है वरिष्ठ पत्रकार। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्योति, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं, मैं कई लोगों के साल के बीतने के दौर में कई लोगों के आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, वो लोग जिन्होंने विदेश नीति को बहुत करीब से देखा है, जिसमें आप भी शामिल हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे मैं इंद्रानी बागची का लेख पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सबसे बुरा साल रहा है 2013 विदेश नीति के तौर पर। क्या सहमत हैं आप उनसे? देखिए, कुछ तो चुनौतियां थी, जैसे आपने अभी जिसका अभी आपने जिक्र किया। सबसे पहले जो देवयानी खोबरागड़े का जो किस्सा है जो अभी तक हल नहीं हुआ है, उसके अलावा आपने चीन का भी जिक्र किया। और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि बांग्लादेश के साथ जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच 2011 में 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ढाका गए थे, वहाँ पे एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर समझौता हुआ था, जिसका जो रैटिफिकेशन है हमारी संसद ने अभी तक नहीं किया। हाल ही में कुछ ही दिनों पहले अभी इस विंटर सेशन में राज्यसभा में ज़रूर ये जो बिल है इसको सामने रखा गया है, लेकिन एक तरह से इस सरकार की ये कमज़ोरी रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को और अन्य पार्टियों को अपने साथ नहीं ले सकी। इसके अलावा मैं पाकिस्तान की भी चुनौती का जिक्र करना चाहूँगी। ज़रूर दोनों मुल्कों के DGMOs यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की मुलाकात कल ही हुई है बागाटारी बॉर्डर पर, लेकिन इसके साथ साथ जो 1 साल पहले एक बहुत बड़ी पहल की गई थी, भारत पहल की थी कि जो वीज़ा रेजीम है उसको खोलने की बात हो रही थी, वो अभी तक बहुत ही एक ढीले ढाले, बहुत ही कमज़ोर तरीके से वो जो है लेकिन ज्योति, क्या इसके पीछे खासकर पाकिस्तान का जब जिक्र आता है तो क्या इसके पीछे हम जानते हैं कि बहुत हद तक जो घरेलू राजनीति है, चाहे वो पाकिस्तान की हो या फिर भारत की हो, दोनों की विदेश नीति पर काफी हावी रहती है। और ये बिल्कुल आखिरी वक्त है जबकि बिल्कुल चुनाव नजदीक है और शायद केंद्र सरकार ऐसा कोई भी स्टैंड लेते हुए दिखना नहीं चाहती थी जिससे एक पक्ष नाराज हो दूसरा पक्ष खुश हो। क्या ये कंसिडरेशन रहा होगा? देखिए आरफा, कंसिडरेशन तो बहुत से होते हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री अपने गद्दी पर बैठे हैं वो तब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और मेरा ये कहना है और मेरी ये समझ है कि भारत को पाकिस्तान के साथ, देखिए आतंकवाद का जो मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है और ज़रूर उस पर सिर्फ बातचीत ही नहीं होनी चाहिए लेकिन पहल भी होनी चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बात है, उन्होंने ये खुलेआम कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो क्यों ना जो इस तरह की जो बातें हैं, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी वीजा रेजिम की अगर हम बात करें, व्यापार की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, इस पर भी भारत जो है बहुत हिचकिचा रहा है। और ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो अपने आप एक अपनी विदेश नीति में इतनी अच्छी तरह इन्वेस्टेड थे पहले पहले सरकार में, वो इस सरकार में बहुत ही जैसे झिझकते हुए, थोड़े से हेजिटेंट से जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है और इस बहाने जो बात हो रही है वो उस मुकाबले की भी हो रही है जो UPA 1 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और UPA 2 कहीं ना कहीं ये भी मुकाबला लोग
ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अब सरकार का आखिरी वक्त चल रहा है, कुछ ही महीनों में चुनाव हम देखेंगे। सुशांत सरीन, ये कैसी झिझक है एक फ्रेंडली गवर्नमेंट होने के बावजूद पाकिस्तान में, जिसका शायद हम इंतजार कर रहे थे कि बेहतर रिश्तों की तरफ बढ़ेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान, आखिर ऐसा कौन सा तबका है या ऐसी कौन सी सोच है जो इस सरकार पर हावी है और इस मौके को गंवाया जा रहा है, या आप मानते हैं कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं? देखिए, मैं बाय एंड लार्ज जो भी ज्योति कह रही हैं उससे काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन मुद्दा यहां पर मेरे ख्याल कूटनीति की समस्या कम है और राजनीति की समस्या ज्यादा है, और एक तरह का एक पॉलिटिकल डिसएरे हमारे को नजर आ रहा है जो फिर शायद विदेश नीति में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब अगर आप पाकिस्तान का मामला लें तो जो वीजा का जो एग्रीमेंट है वो तो अपनी जगह ठीक बात है, लेकिन मेरे ख्याल पिछले एक साल में शायद जितने बुरे रिश्ते रहे हैं दोनों देशों के बीच में, जो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, खास तौर पर जो एलओसी की सीज फायर थी, जिस तरह से उसका उल्लंघन होते रहा, और उसके बीच में अगर नवाज शरीफ कोई बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स देते हैं तो उसको कितनी संजीदगी से लिया जा सकता है, मेरे ख्याल ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और खासकर सुशांत जी जो मर्जी कहते रहे, खासकर पिछले दिनों में हमने देखा है जो वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ, जो लफ्जी जंग हमने देखी, पहले नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहा, फिर मनमोहन सिंह ने कहा कि उनके जीते जी पाकिस्तान नहीं जीत सकता, उस तरह की बयानबाजियां भी हमने देखी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। देखिए, खैर मनमोहन सिंह के जीते जी तो क्या, मेरे ख्याल मेरे जीते जी भी शायद ये नहीं होगा कि पाकिस्तान हमसे जंग जीत सके, लेकिन खास तौर पर जो मुद्दा है वो ये है कि हम सिर्फ लफाजी पे नहीं जा सकते, हमको ये देखना है कि जमीनी हकीकत क्या है। और अगर जमीनी हकीकत ये है कि आपके सोल्जर्स का सर कलम किया जा रहा है, घुसपैठ हो रही है, आतंकवादी गतिविधियां दोबारा से बढ़ गई हैं, तो फिर ये सवाल जरूर उठेगा कि नवाज शरीफ की कथनी और करनी में कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है। जहां तक उनकी जो बोलचाल है वो बिल्कुल बहुत मुनासिब है और बहुत अच्छी है और उससे बहुत हौसला भी होता है, लेकिन फिर जब हम बाकी चीजें देखते हैं तो वो सारी की सारी जो उनकी बातें हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान का तो मुद्दा ये है, लेकिन बांग्लादेश का मेरे ख्याल जो ज्योति ने पॉइंट रेस किया, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। हमारी मेरे ख्याल सबसे बड़ी जो फॉरेन पॉलिसी का फेलियर रहा इस साल का वो ये रहा कि बांग्लादेश की एक बड़ी फ्रेंडली जो सरकार थी, हमको उसका समर्थन करना चाहिए था, और उसमें हमने वो जो हमारे को कदम उठाने चाहिए थे ताकि उस सरकार के हाथ मजबूत होते, उसमें हम टोटली फेल हुए हैं। अब उसके जो मर्जी कारण हो, उसमें बेशक बीजेपी या असम के जो कुछ राजनीतिक दल हैं उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, ममता बनर्जी को लेने चाहिए था, लेकिन ये फिर इस सरकार की जिम्मेदारी थी उनको सहमत करना और इस एग्रीमेंट को रेटिफाई करना, और अगर ये नहीं किया तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी और इस विफलता की जिम्मेदारी सरकार के सर पे मड़ी जाएगी। और लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा जो हमारे यहां पर ये है, वापस आती हूं मैं सुशांत सर, अभी बहस को आगे बढ़ाएंगे और भी खास मेहमान दो उनको बहस में शामिल करना चाहती हूं। पिनाक चक्रवर्ती, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें। ज्योति ने कहा कि चुनाव जरूर हो रहे हैं, ये एक रियलिटी है और चुनाव होते हैं एक लोकतंत्र में, लेकिन जब तक वो हैं इस गद्दी पर, देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के नेता बाद में हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात सुशांत सरीन ने कही कि ये मामला कूटनीति से ज्यादा राजनीति का मालूम होता है, सहमत हैं आप? मैं तो मानता हूं कि देश की अंदरूनी राजनीति जो है वो विदेश नीति पे प्रभाव डालती है। बिना अंदरूनी राजनीति के संतुलन अगर ना हो तो विदेश नीति में भी संतुलन नहीं आ सकता। ये तो एक फंडामेंटल बुनियादी चीज़ है। तो जैसे उन्होंने बांग्लादेश के बारे में आपने जो उठाया मुद्दा, मैं मानता हूँ कि तीस्ता वाटर्स एग्रीमेंट और जो सीमा एग्रीमेंट जो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए, मतलब उस पर अमल नहीं कर पाए, एक क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है जिसका बिल अभी राज्यसभा में पेंडिंग है, तो ये जब तक नहीं होगा तब तक हम उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। और तीस्ता क्योंकि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री राजी नहीं हुई, इसलिए हम उस पर अमल नहीं कर पाए। तो ये तो मामला हुआ अंदरूनी राजनीति का, ये विदेश नीति का पे प्रभाव जरूर पड़ा है, पर मामला है अंदरूनी राजनीति का।
ये बात तो सही है कि अंदरूनी राजनीति जब तक हम अपने कंसेंसस नहीं बना पाएंगे तो विदेश नीति में हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन इसमें आप जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? नॉट द अदर वे अराउंड। आप विदेश नीति को नहीं चला सकते जब तक आपका डोमेस्टिक नीति संतुलन में ना रहे या कंसेंसस ना रहे। नहीं, ये आप जो मान रहे हैं इसको जिम्मेदार क्या जो हमारी जो राज्यों की जो स्टेट पावर्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनका एक अनड्यू अग्रेशन आप समझते हैं कि उनको शायद इस मामले में इतना नहीं पड़ना चाहिए, या फिर केंद्र सरकार जो है उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही है? आपको ये जो दोष है वो कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, दोष इधर या उधर देने से कोई फायदा नहीं, ब्लेम गेम से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर दोष पता नहीं चलेगा तो फिर उसको सुधार नहीं, उसमें बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि आपको मिलजुल के इसके कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये मानती है कि ये एग्रीमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं है तो वो तो उसको अपोज करेगी, पर क्यों अपोज कर रही है? क्या सिर्फ मेरिट्स ऑफ द एग्रीमेंट पे कर रही है या कोई और दूसरी राजनीतिक मुद्दे पे कर रही है? ये तो खैर सरकार ही बता सकती है। लेकिन क्या कंसेंसस बनाने की कोशिश की केंद्र सरकार ने? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। अब जितनी हुई है, नहीं हुई है, किस लेवल पे हुई है, इस पे तो बहस हो सकती है, क्योंकि किसने प्रधानमंत्री को करना था या किसको करना था, किस लेवल पे करना था। पर यह कहना कि कोशिश नहीं हुई है, ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। प्रोफेसर कमल मित्र चनोय, ये बताइए कि क्या जिस तरह की एक पॉलिटिकल इनडिसाइसिवनेस देखी गई, जो निर्णय लेने की क्षमता या उसका अभाव जो देखा गया, क्या वो जो डोमेस्टिक स्तर पर, जो घरेलू स्तर पर देखा, वो विदेश नीति के स्तर पर भी आपको नजर आया? उसका एक रिफ्लेक्शन क्या ही हम कह सकते हैं, या वाकई एक पार्टी के तौर पर, चाहे कांग्रेस पार्टी या यूपीए सरकार, वो जिस तरह से उसके पैर थोड़े हिले हुए नजर आ रहे हैं, विदेश नीति में उसका एक झलक हमें नजर देखने को मिली? जैसे एम्बेसडर चक्रवर्ती ने कहा, दोनों मिले हुए हैं। यदि घरेलू मामले सही नहीं होंगे तो फिर आप विदेश नीति में कुछ कर नहीं सकते। और तीस्ता में, सीमा में समझ पहले नहीं थी। जहाँ तक चोगुम का सवाल था, तमिलनाडु के लोग अभी तक उत्तेजित है, नाराज हैं कि जो हुआ जाफना में और उत्तर श्रीलंका में। मगर राजनीतिक दलों का ये हक था और कर्तव्य होना चाहिए था कि लोगों को समझाना था कि देखिए, विदेश नीति हम ऐसे नहीं बना सकते और इस तरह से हम दखल नहीं दे सकते। मगर वो हुआ नहीं, क्योंकि ये एक गठबंधन था और प्रधानमंत्री भी हिचकिचाए कि वो कहाँ तक धक्का दे। पाकिस्तान का मुद्दा अलग है, क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा कई बार ये होता है कि लोग जब शासन नहीं है कुछ बोलते हैं, फिर आके कुछ और बोलते हैं, जैसे नवाज शरीफ या इमरान खान। तो वहां मुझे लगता है डीजीएमओ की बातचीत काफी नहीं है। तो मामला केवल एक फोर्स का मामला नहीं है और वहां हमें और कोशिश करनी चाहिए उनसे बात करने के लिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ, जो कि दरअसल भारत के, उनके ऊपर वहां पाकिस्तान में आरोप लगता है कि ये तो भारत के दोस्त हैं, उस दोस्त के साथ भी अगर रिश्ते बेहतर हम नहीं कर पाए तो वाकई इस मौके को हम खो दिया हमने? नहीं, सिर्फ वो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में फौज है और वो काफी कुछ चलाते हैं। पाकिस्तान एक सिविलियन डेमोक्रेसी नहीं है जिस तरह हम है। तो वहाँ जब तक फौज ना माने तो वो नहीं कुछ कर सकते। और फौज कोशिश कर रही है। उदाहरण के तौर पे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ने मुझे बुलाया कश्मीर में बोलने के लिए, बट क्योंकि वहाँ बोलना तो मैं नहीं गया, मगर कोशिश उन्होंने की कि कुछ भारतीय बुद्धिजीवी वहाँ आ जाए, तो वो कोशिश जारी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि बीजेपी की पॉलिसी चाहे जैसी भी रहती हो घरेलू स्तर पर, वो इंडिया और पाकिस्तान के मामले में काफी हॉकिश अप्रोच उनकी रहती है। हमने कई बार सुना है उनके प्रधानमंत्री की कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को, लेकिन वाजपेयी के दौर में जो एक बिल्कुल लैंडमार्क डील होते होते रह गई थी, कम से कम इसके लिए उन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि उस हद तक बात पहुंची थी। आगरा समिट का मैं जिक्र कर रही हूँ। पिछले 10 सालों में क्या यूपीए में आपको वो विल पावर नजर आई कि पाकिस्तान के साथ किसी भी समझौते पर वो पहुंचना चाहते हैं, उस स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं? देखिए, जब वाजपेयी ने वो कदम उठाए, उसके ही पार्टी के नेताओं सुषमा स्वराज और अडवाणी ने उसको ठप किया। आप जानते हैं ड्राफ्ट वहां था, उसको इनिशियली होना था। तो कुछ लोग कदम उठा सकते हैं, मगर यदि पूरी पार्टी ना आए तो मुश्किल है। और पाकिस्तान के बारे में भारतीय जनता पार्टी की ये समझ है कि वो हमारे देशद्रोही हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, बॉम्ब भी उन्होंने हमें उड़ाने के लिए बनाया।
तो उनके साथ बातचीत करना जब भी होगा जब गठबंधन दोनों तरफ होंगे और सोच समझ के बात करेंगे, और समय भी लगेगा, ये नहीं कि 1 साल 2 साल में हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम 2013 में भारत की विदेश नीति के उतार चढ़ाव क्या रहे जानने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बेहतर या बदतर रहा विदेश नीति के लिहाज से ये साल, भारत की अपनी स्थिति क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई और अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भारत को किस तरह से देखा, अलग अलग मुद्दों पर किस तरह से परफॉर्मेंस रहा, कैसा किया भारतीय सरकार ने, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा, आप खुद पत्रकार हैं और आप जानती हैं कि पत्रकारिता जगत ने, पत्रकारों ने खासकर विदेश नीति जिस तरह से बनाई जाती है और जिस तरह से दिखाई जाती है उसको काफी हद तक बदला है। क्या आप ये मानती हैं कि 2013 खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिहाज से एक ऐसा साल रहा जहां की बिल्कुल पूरे मीडिया ग्लेयर में विदेश नीति ऐसा लग रहा था बन रही है, दिख रही है, चाहे वो चीनी सैनिकों का मामला हो जब उन्होंने टेंट बनाया या फिर ये देवरानी खोबरागड़े का मामला हो। आपको लगता है कि क्या एक समझदारी वाले कदम उठाते उठाते भारत रह गया या बच गया, या फिर हमेशा ऐसा लगता था कि मीडिया एक इम्तिहान ले रहा है? नहीं, देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सवाल है वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मीडिया बनता जा रहा है। हम देखिए प्रिंट मीडिया से जो है ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सालों से प्रिंट में काम किया, अखबारों में काम किया है, लेकिन जो प्रिंट और जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कि जो मीडिया का जो रोल है सिर्फ विदेश नीति में ही नहीं, एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी एक बहुत अहम रोल मीडिया अपनाती है। जहाँ तक आपने देवयानी खोबरागड़े का शायद जिक्र किया, या फिर जो चीन और भारत चीन के जो सीमा पर जो एक टेंशन जो बनी हुई थी, देखिए मुझे लगता है कि दोनों तरफ से, लेकिन चीन वाले मामले में जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल रोल ज़रूर प्ले करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगा कि इस साल जो है विदेश मंत्रालय ने भी कोशिश की एक आउटरीच मीडिया के साथ करने की। कुछ बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स भी हुई, जो देवयानी खोबरागड़े वाले मामले में भी बहुत सारी बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स हुई हैं, और इससे जो है अगर हमने स्टोरी उसको आगे ले जाने की कोशिश भी हुई है, जो मुझे लगता है कि कुछ और स्टोरीज में नहीं हुई है। जैसे बांग्लादेश वाली जो बात है, माफ कीजिएगा मैं इसको एक बार फिर दोहरा रही हूँ, और इस पर जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके का रोल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान, अरुण जेटली जैसे बहुत ही सीनियर और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लीडर जो हैं, उन्होंने किस तरह से पार्लियामेंट में, राज्यसभा में कहा कि हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकते। देखिए ये जो इतना ये अहम सब्जेक्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ता है हमारा, और इसके अलावा तो मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिटिक्स के बीच जो रिश्ता है, ये हमारी मीडिया अभी तक इसको एक बारीकी से नहीं समझ पा रही है। बिल्कुल, यानी कि इसमें आपको लगता है कि और तजुर्बे की जरूरत है, क्योंकि ये भी महसूस होता है कई बार कि नई उम्र के पत्रकार हैं और शायद वो पृष्ठभूमि को बिना ध्यान में रखे हुए सिर्फ आज की बात को देखते हैं, या उसका लॉन्ग टर्म जो फर्क है वो कैसे पड़ सकता है। सुशांत सरीन, ये बताइए कि आपको लगता है देवयानी खोबरागड़े के मामले में कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एब्सेंट हो जाती थोड़ी देर के लिए, तो क्या विदेश मंत्रालय, क्या विदेश मंत्री जो उन्होंने संसद में बयान दिया वो सब बातें नहीं करते? जिस तरह से नजर आया, जो अग्रेशन, जिस तरह की जो पोस्चरिंग नजर आई, क्या वाकई वो चली जाती अगर कैमरे हट जाते? शायद यही होता। उसका कारण एक ये भी था कि जब ये देवयानी वाला केस पहली बारी उभर करके आया, तो पहले 2-3 दिन एक तरह का सन्नाटा था। उसकी रिपोर्टिंग जरूर हुई, लेकिन वो जिस तरह का रोष बाद में प्रकट हुआ वो नहीं था। और इसका एक कारण ये है कि जब ये पता लगा कि किस तरह का ट्रीटमेंट है, तो जो मेरी खबर है वो ये है कि विदेश मंत्रालय में जो अधिकारी थे, एक वर्चुअल रिबेलियन हो गया था विदेश मंत्रालय में, और बहुत प्रेशर पड़ा था सरकार के ऊपर कि इस पे कड़े कदम उठाए जाए।
लेकिन देखिए फिर दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि जब इस तरह के कड़े कदम उठाए जा रहे थे तो भारत सरकार के ही कुछ और अधिकारी थे जो अपनी बेटी के साथ अमेरिका का दौरा करना चाह रहे थे और वो अर्जी दे रहे थे कि भाई हमारी जरा पैरवी कर दीजिए अमेरिकियों के साथ कि हमको वीजा मिल जाए। तो जब इस तरह से लेफ्ट हैंड डज नॉट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग, तो फिर एक तरह का एक जो आमतौर पर एक सरकार में डिसएरे नजर आ रहा है, वही फिर आपकी विदेश नीति में भी और जिस तरह से आप अपने रिश्ते दूसरे देशों के साथ चलाते हैं वो भी प्रकट होता है। आपने श्रीलंका की पहले बात की, उसमें भी देखिए एक फ्रेंडली कंट्री है और हमने एक इस तरह के कदम उठाए हैं वहां पर कि हम उस देश को अपने जो एडवर्सरीज हैं उनके पास भेज रहे हैं, चाहे वो चीन हो या वो पाकिस्तान हो, जहां पर उनके डिफेंस मामलों में, सुरक्षा मामलों में इतने ज्यादा रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं कि वो हमारे लिए आगे चलकर वो एक ऑलरेडी खतरे की घंटी बन गई है। तमाम और एरियाज हैं, अफगानिस्तान का मामला आप ले लीजिए। लेकिन देखिए मुद्दा ये है कि हम राजनीति जितनी मर्जी होती हो लेकिन लीडरशिप तो सरकार को लेनी होती है और विदेश नीति जो है वो केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है। अगर आप लीडरशिप दिखाएंगे और उसको पुश थ्रू करेंगे जैसे कि आपने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर किया था तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। और सुशांत जी कहीं ना कहीं आपने जो लीडरशिप का बात की, आपने बैठ जाएंगे, समय थोड़ा सा कम है, लीडरशिप का जो आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं इस बार सरकार जो है वो लीड नहीं बल्कि फॉलो करती हुई ज्यादा नजर आई कि जो एजेंडा है वो कुछ और लोग सेट कर रहे हैं और सिर्फ फॉलो कर रही है केंद्र सरकार। लेकिन इस बीच चक्रवर्ती जी, क्योंकि हमने बात अभी तक सिर्फ उतार की ही की और चढ़ाव की बात नहीं की, क्या आप ये भी बता सकते हैं कि पिछले एक साल में ऐसे लम्हे रहे, ऐसे मोमेंट्स रहे जिनको हम अच्छा कह सकते हैं, जो एक समझदारी के तौर पर, एक परिपक्वता के तौर पर भारत ने अपने को सामने आगे रखा? देखिए, भारत की विदेश नीति काफ़ी कंसिस्टेंट रही है फॉर मैनी मैनी ईयर्स और मैं तो कहूँगा कि ये हिकअप्स होते हैं रिश्तों में नेबर्स के साथ या किसी के साथ, और उसका विश्लेषण हम बैठ के कर सकते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। पर ये सोचना कि भारत की विदेश नीति पटरी से उतर गई है, ये तो गलत होगा। हमारे यहाँ काफ़ी सोच समझ के काम किया जाता है। मीडिया का जो जिक्र आपने उठाया, आपने किया, मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है, बट ये नहीं कि मीडिया कंप्लीटली मतलब फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करती है। हमारे कई एजेंसीज हैं जिससे फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुकात रहते हैं, जिनसे इनपुट्स मिलते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी कंपोजिट नेचर का होता है और उतार चढ़ाव फॉरेन पॉलिसी में रहता है। तो इसमें कोई मतलब मैंने कहा कि पटरी से हम उतर गए हैं और अब आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन क्या दो तीन ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं जिसमें कि हम जैसे माने कि अच्छी शक्ल पेश की हमने? देखिए, WTO का जैसे मुद्दा रहा है, जहां पे हम लोग हमारी सब्सिडीज वगैरह जिसपे काफी मतलब नोक-झोंक हुआ था, पर उस पे जैसे हमको सफलता मिली थी उसमें कि हमारी सब्सिडीज या MNREGA वगैरह जो है उसको हमने प्रोटेक्शन दिया उसमें। तो वो एक हम कहेंगे समझौता था, क्योंकि मल्टीलैटरल सेटिंग है वहां। तो एक अच्छी कामयाबी के तौर पे देख सकते हैं। सिर्फ 2 शब्दों में, बिल्कुल समय समाप्त हो गया है, आप कौन सी अच्छी बात याद रखना चाहेंगे 2013 की? मैं एक दुखद बात को याद करूंगा, वो देवयानी का, पर इसलिए याद करूंगा कि इस बार भारत ने कमर कस के कहा अमेरिकनों को कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, और उनके ID कार्ड्स वगैरह वापस लेना काफी महान बात है। और उसका मतलब है भारत ने संकेत किया है कि हम किसी से डरते नहीं, वो कितने भी शक्तिशाली हो, और यदि हमारे साथ जुल्म हो तो हम कदम लेंगे। ऐसे जुल्म पहले भी हुए हैं जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह के साथ, मगर इस बार हम खड़े हुए और हमने कहा, और पूरी जो बाकी दुनिया वो भी इसको देख रही होगी। यानी कि पूरी तरीके से जो समझौतावादी एक प्रवृत्ति नजर आती थी भारत की अमेरिका के साथ, वो इस बार टूटती हुई नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर चनोय, आपका भी बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर चक्रवर्ती, ज्योति मल्होत्रा और सुशांत सरीन। तो साफ तौर पर जब 2013 गुजर रहा है हमारे आंखों के सामने, तो उस दौरान शायद 2013 को विदेश नीति के तौर पर बहुत सारे उतारों के तौर पर भी देखा जाएगा, लेकिन चढ़ाव भी कई आए हैं। लेकिन साफ तौर पर एक जो डिसाइसिवनेस, जो कि निर्णायक एक शक्ति देखी जानी चाहिए थी, उसमें थोड़ी कमी जरूर देखी गई। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।